So hi guys and welcome back to my channel. In case you are new here, this is Om Mishra, currently pursuing my MBBS from GMC Vadodara under the MS University, and I have cleared my NEET 21 with an overall score of 639 marks. So today I have my junior with me, Dhruv Shah, and he has scored 648 marks in his NEET, that too first attempt, and he has scored this marks in his NEET 2022. He is 1 year junior of me. Now he'll introduce himself with his subject wise marks. Hello all, my name is Dhruv Shah. I scored 648 in NEET 2022 in my first attempt, with my individual score being 341 in bio, 167 physics में and 140 chemistry. So as you can observe from his subject wise marks, कि इसके physics में सबसे highest and that too 167, nearly 170 marks out of 180, which is almost so difficult to score that for a NEET aspirant. So mainly हम इस वीडियो में ध्रुव की हम फिजिक्स स्ट्रेटेजी पे ही बात करेंगे, क्योंकि इतने अच्छे मार्क्स है तो क्या इनका तरीका था, एंड जो कुछ स्टीरियोटाइप्स होते हैं कि नोट्स बनाना चाहिए हमेशा कंपलसरी, वो स्टीरियोटाइप को भी इन्होंने पार्शियली कहीं ना कहीं ब्रेक किया, वो इनकी स्ट्रेटेजी में पता चलेगा. इफ़ यू वांट स्ट्रेटेजी वीडियो फॉर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री विद हिम, सो डू कमेंट डाउन, हम नेक्स्ट वीडियो वो भी शूट करेंगे. सो लेट्स जस्ट फर्स्ट कम टू योर फिजिक्स स्ट्रेटेजी. तो बेसिकली ही इज़ फ्रॉम आकाश अहमदाबाद. सो इनके टाइम पे तो आई गेस कोविड चल रहा था, तो ऑनलाइन कितना अटेंड किया, ऑफलाइन कितना अटेंड किया लेक्चर? मोस्टली हमारे सारे लेक्चर्स ऑनलाइन होते थे. मैं आई ट्यूटर भी यूज़ करता था. लेक्चर्स वर गुड एंड मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्स में ऑफलाइन देने जाता था इफ़ पॉसिबल. तो लेक्चर तुम ऑनलाइन, अगर ऑफलाइन देखते थे तो नोट्स बनाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता था. ऑनलाइन देखते थे तो कैसे नोट्स बनाते थे? ऑनलाइन हमारा ये होता था कि MS टीम्स पे हमको जो टीचर लिख के समझाते थे वो हमें मिल जाते थे. पर्सनली व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, आई यूज्ड टू डू सम स्मार्ट वर्क. नोट्स लिखे बिना मैं डायरेक्ट प्रिंट आउट निकाल लेता था, बिकॉज आई हैड द प्रिंटर एट माई होम. सो उस हिसाब से, और मैं एक रफ बुक लेके बैठता था जब लेक्चर्स चल रहा होगा. सो द एग्जाम्पल्स दैट द टीचर यूज्ड टू यूज़ इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन अस, टू टीच अस बेटर, मैं वो साइड में लिख देता था, और मैं वही फिर रिवाइज करते वक्त उसी दिन मैं अपने नोट्स में उनके एडिशंस करता था. सो बेसिकली ये नोट्स नहीं लिखते थे जब ये ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करते थे, उल्टा प्रिंट आउट ले लेते थे, क्योंकि आकाश वाले रिलेट कर पाते होंगे, उनके ऐप पे ही वो जो MS वाला ऐप होता है उस पर सब नोट्स अपलोड कर दिए जाते हैं. तो नोट्स नहीं बनाते थे, उसका टाइम कंज्यूम, उसका टाइम वेस्ट नहीं होता, तो उसको यूटिलाइज कहाँ करते थे? सॉल्विंग कितनी करते थे तुम, और कौन से सोर्स से करते थे? मोस्टली मैं आकाश का जो मॉड्यूल्स थे सारे, लेवल 1 लेवल 2 सेक्शन AB, सब सारी चीज़ें, और हमारे आकाश के बहुत सारे टेस्ट हुआ करते थे, FTs, AIETS, NRBTS एट्सेट्रा. सो वो सारे मैं यूजुअली क्वेश्चन सॉल्विंग में मैं ज़्यादा टाइम लगाता था, बिकॉज, और मैं टाइमर के साथ क्वेश्चन सॉल्व करता था जितने भी होते थे. इनिशियली जब मैं कंसेप्ट समझ रहा हूँ और सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, तब मैं 2-2 मिनट के टाइमर लगा के सारे क्वेश्चन सॉल्व करता था. और मैं आई यूज़ टू एंश्योर कि मैं नोट्स बनाने का मेरा जो टाइम है वो मेरा, मतलब मैं बना नहीं रहा हूँ नोट्स. सो आई यूज़ टू यूटिलाइज इट इन रिवाइजिंग द थिंग्स विद इन द सेम डे, वेदर इट बी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, बॉटनी, जूलॉजी, जो भी है वो. सो मैं NCERT उसी दिन पढ़ लेता था. आई यूज़ टू मेक श्योर दैट, एंड मैं NCERT पढ़ने के बाद जो भी चीज़ मुझे मेरे नोट्स में नहीं मिल रही थी, या जो एग्जांपल्स मुझे नहीं मिल रहे थे, आई यूज़ टू ऐड देम टू माय नोट्स. फॉर एग्जांपल एनी स्टेटमेंट्स या ऐसा कुछ भी होता है, बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं. सो मैं थॉरोली NCERT की फिज़िक्स पढ़ता था, समरीज भी पढ़ता था, एंड आई यूज़ टू मेक श्योर कि मैं NCERT के एग्जाम्पल एटलीस्ट अच्छे से कर लूँ. उसके बाद आई यूज़ टू सॉल्व माई मॉड्यूल क्वेश्चंस. तो देखा आपने, नोट्स नहीं बनाते थे, पर वो नोट्स का प्रिंट आउट लेने के बाद भी NCERT रीड करना, उसमें सारे एक्स्ट्रा पॉइंट करना, लेक्चर अटेंड करते समय जो एक्स्ट्रा पॉइंट आ रहे हैं वो भी सब नोट्स में ऐड करना. तो ओवरऑल मेन एम इज आपका एक फाइनल सोर्स प्रिपेयर हो जाना चाहिए, जहाँ से आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ना हो, एकदम ट्रस्टेड आपका एक नोट्स वाला वो बन जाना चाहिए जो इसने बनाया था. एंड एज ही टोल्ड कि आकाश की मॉड्यूल सॉल्व करता था, तो ऑल द आकाश वाले बच्चे जो देख रहे हैं, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 तीनों सॉल्व करता था. तो जो आप लोग DM करते रहते हो कि सिर्फ लेवल 1 करें 2 ना करें तो चलेगा नहीं, एंड आई गेस लेवल 3 तो PYQ ही होता था आकाश में. हाँ, तो लास्ट 15 ईयर के PYQ भी कवर हो जाते थे. एंड नाउ आकाश के अगर जो बच्चे देख रहे हो उनको पता होगा कि मॉड्यूल के अलावा भी MCAPS, कैटलिस्ट, लीप, ये और एक्स्ट्रा डिफिकल्ट मटेरियल आता है कि जो मॉड्यूल सॉल्व कर ले वो करे. कुछ लोग इसके पीछे बहुत भागते रहते हैं, तो क्या इतना ज़रूरी है कि आप एक ही सब्जेक्ट में, एक ही चैप्टर पे इतना सब कुछ मटेरियल सॉल्व करो और इससे अच्छा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ो? सो कैटलिस्ट, लीप, वो तुम्हारा अगर बेस फाउंडेशन पे, अगर तुम्हारा MCAPS तक हो जा रहा है और तुम्हें फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तब जाके वो सॉल्व करना है तुमको. अदरवाइज देयर इज़ नो नीड ऑफ सॉल्विंग दैट. पर्सनली मैंने सॉल्व नहीं किया था, बट मेरे जो कॉलीग्स थे क्लास में, वो COE और सारे, मतलब जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट्सेट्रा करके जो स्पेशल बैचेस होती हैं उनमें थे. सो वो लोग सभी कुछ किया उन लोगों ने, बट स्टिल दे मैनेज टू स्कोर लेस देन मी.
एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, एज इन मैं लाइक अपना फाउंडेशन लाइक बिल्ड योर फाउंडेशन। और मैं जितना टाइम मैं न्यूमेरिकल्स करता था उससे ज़्यादा टाइम मैं मैथमेटिकल टूल्स सीखने में करता था, लाइक जितने भी साइन ट्रिग्नोमेट्री है, फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, थर्ड लेवल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एट्सेट्रा, वो सारी मैं चीज़ें करते रहता था। ओके, सो एज ही टोल्ड कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि क्या आप PYQ अब सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि PYQ एक रियलिटी चेक है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की। इफ़ यू आर नॉट इवन कॉन्फिडेंट तो MCAPS कैटेगरी से अगर आप कोई दूसरे कोचिंग में लोग जो मटेरियल देते हैं आप वो सॉल्व करते जाओ। बट इफ़ यू आर फीलिंग दैट लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इतना करके यार आई एम इनफ कॉन्फिडेंट कि मैं नीट के क्वेश्चन ऑफ फोल्ड लूंगा, तो बस स्टॉप करो, बाकी सब्जेक्ट पे भी अपने को इक्वली फोकस करना है। सेकेंडली, बेसिक मैथ्स कितना स्ट्रांग होना चाहिए वो आपने सुना ही होगा कि जिनका बेसिक मैथ्स ही स्ट्रांग नहीं होता, एक तो साइन ट्रिग्नोमेट्री आधों का वीक रहता है, ग्राफ्स के क्वेश्चन कैसे करने हैं वो आप लोग को नहीं पता था, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं पता रहता आप लोग को, एंड वेक्टर जो होता है वो सब आप लोग का सब उड़ा हुआ रहता है, 11th में हम ध्यान नहीं देते, तो 12th के सारे चैप्टर में आपके आधे टॉपिक सब उड़े रहेंगे। सो प्लीज़ फोकस ऑन बेसिक मैथमेटिक्स एज वेल। देन नेक्स्ट इज NCERT रीडिंग। तो जैसा इन्होंने कहा कि NCERT रीड करते थे, तो स्पेसिफिकली तुमने 11th की मैकेनिक्स जो 11th पार्ट 1 है वो जनरली लोग प्रीफर नहीं करते, तुमने क्या सारे चैप्टर NCERT रीड किए हैं कि सिर्फ 12th के बोर्ड्स की वजह से रीड किए हैं? कौन कौन से चैप्टर रीड किए तुमने उसके? नहीं, मैंने सारे ही किए थे, बिकॉज मुझे मेरी नोट्स जो है वो एकदम कंप्लीट रखनी थी। मुझे ऐसा नहीं चाहिए था कि मैं एक चीज़ लिखी, एक चीज़ रह गई तो मैं दूसरी बुक खोल के रेफ़र करूँ। इट वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो आई यूज टू मेक श्योर एंड एनश्योर कि मैं एक जो चीज़ कर रहा हूँ वो ठीक से कर रहा हूँ एंड वो काम आ रही है। एज इन मैंने नीट के लास्ट 2 दिन पहले ही सारे के सारे जितने भी 11th-12th के चैप्टर्स थे मेरी नोट्स से जो मैंने बनाई थी उससे मेरे NCERT भी हो गया, और मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी जो भी मतलब एक्सेट्रा जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती है वो सारी मेरी नोट्स में हो चुकी थी। सो मैंने नीट के 2-3 दिन पहले ही पूरा सिलेबस वापस से रिवाइज कर लेते हैं 11th-12th का। तो जो मेरे बाकी वीडियोस में लोग आ चुके हैं, दे वर नॉट रीडिंग NCERT, दे वर कंप्लीटली रिलाइंग ऑन द आकाश मॉड्यूल और XYZ कोचिंग मॉड्यूल जहाँ पे भी होते, बट ही वॉज द वन हु वाज रीडिंग NCERT एंड नॉट जस्ट ऑफ 12th, क्योंकि इसको बोर्ड्स देना था, बट इसने 11th की मैकेनिक्स तक की भी NCERT रीड की थी। मैं भी कहता हूँ एक बार NCERT रीड करने में कुछ नहीं जाता, एक ही बार में सारे हाईलाइट कर लो पॉइंट, तो या तो बार बार वही रिपीट करो या तो अपने नोट्स में ऐड कर लो। देन सेकेंडली NCERT के अलावा एग्जाम्पलर बुक आती है, बहुत आप टॉपर्स के वीडियो देखो जो AIR 1-100 लाएँ, दे ऑल वेरी फोर्स कि आप एग्जाम्पलर भी सॉल्व करो। बायोलॉजी कैम्प के लिए तो इट्स ओके, अच्छी एग्जाम्पलर करनी चाहिए, बट फिजिक्स के लिए बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं। तो तुमने एग्जाम्पलर सॉल्व की थी? नहीं ओम भैया, मैंने NCERT एग्जाम्पलर सॉल्व नहीं किया था, बिकॉज मेरे पास आई हैड एम्पल ऑफ स्टडी मटेरियल। मैं वो ख़त्म करूँ पहले, उसके बाद आई यूज टू, मतलब ऑब्वियसली तुम जो चीज़ कर रहे हो, तुम जो चीज़ शुरू कर रहे हो उसको ख़त्म करना चाहिए ठीक से। सो मैं सारे टेस्ट एकदम ऑनेस्टली देता था, ऑनलाइन होने के बावजूद भी मैं ऑनेस्टली देता था। और बस या जस्ट बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ एंड वट एवर लाइक एक्सिक्यूट पॉजिटिविटी एंड थिंग्स विल गेट इवेंचुअली पॉजिटिव अराउंड यू। 11th में आई हैड अ मेंटल ब्रेक डाउन काइंड ऑफ थिंग एंड माई लोवेस्ट 11th के फुल सिलेबस की जो आकाश की टेस्ट थी, माई लोवेस्ट वॉज 380 मार्क्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सबसे पहला पॉइंट कि जो स्टडी मटेरियल पकड़ा उसको ही पहले कंप्लीट कर दो, वो इनफ है। उसके अलावा ज़्यादा इधर उधर 10 मटेरियल ले लो, आधा आधा सब छोड़ दो, उसका कोई मतलब नहीं। सो एग्जाम्पलर ये सॉल्व नहीं करता था क्योंकि पहले इसका जो सोर्स मटेरियल था इसको पहले वो कंप्लीट करना था। एंड टॉकिंग अबाउट द टेस्ट सीरीज, तो द लोवेस्ट स्कोर इन द 11th ही हैज स्कोर्ड 380 मार्क्स फॉर ऑल द 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट जो नीट 2025 एस्पिरेंट कह रहे हैं भैया मेरे तो 300-200 मार्क्स आ रहे, क्या मेरा कोई भी स्कोप है नीट क्लियर करने का? तो अभी दिल्ली बहुत दूर है, 11th के मार्क्स देख के इतने डिमोटिवेट मत हो जाओ। पीपल आर देयर हु हैव स्कोर्ड 648 इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट, दैट टू फुल सिलेबस, और 11th के फुल सिलेबस में इनके 340। 11th फुल सिलेबस में तो आपका 12th स्टार्ट हो गया था, तो 12th के स्टार्टिंग में 348 स्कोर और 350 के स्कोर में के बाद 650 आना इज़ नॉट अ जोक, पॉसिबल है, मेहनत करनी चाहिए। तो एनालिसिस कैसे करते थे, और उसमें भी स्पेसिफिकली फिजिक्स के क्वेश्चन जब रॉन्ग होते तो उनको कैसे एनालिसिस करते थे? सो मैंने 3 रफ बुक्स बनाई थी। एक जो फर्स्ट रफ बुक थी उसमें मैं NCERT मतलब मॉड्यूल के जो सारे क्वेश्चंस हैं वो उसमें ही सॉल्व करता था। सेकंड जो थी वो मेरी एग्ज़ाम्स के लिए थी, जो भी एग्ज़ाम की मिस्टेक्स है, इनकरेक्ट क्वेश्चंस है वो मैं उसमें रखता था। और तीसरी वो बुक थी जो मुझे बहुत ही हार्ड क्वेश्चंस लगते थे, और आई यूज्ड टू थिंक कि मतलब शॉर्ट नोट्स और उसमें फॉर्मूलाज मुझे डालने हो तो मैं उसके लिए, दैट वॉज माई थर्ड बुक। सो थर्ड बुक इतनी ज़्यादा नहीं थी, फर्स्ट और सेकंड की बहुत ज़्यादा बुक्स थी। सो मेरी जितने भी पूरे साल की मिस्टेक्स थी वो एक ही बुक में आ चुकी थी। सो दैट इज़ हाउ आई यूज्ड टू एनालाइज हिज टेस्ट मार्क्स, जो इसके रॉन्ग जाते थे क्वेश्चन। एंड एक ही स्टडी मटेरियल कितनी बार सॉल्व करते थे? लाइक एक बार लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कर लिया तो बस खत्म, उसमें तुम्हें सारे कंसेप्ट आ गए कि कितना रिपीट करते थे? नहीं, मैं
हमारे आकाश में रेगुलर टेस्ट होते थे, तो पहली एफ आती थी, एफ का सिलेबस हमने ठीक से कर लिया। फिर आता था टर्म टेस्ट, सो टर्म टेस्ट में मैंने वापस से वही ख़त्म किया। फिर AIATS उसमें पूरा ख़त्म किया, और फिर वापस से फुल टर्म टेस्ट आती थी, वो 2-3 बार होती रहती थी। फिर बीच बीच में NBTS मतलब NCERT बूस्टर टेस्ट सीरीज़ भी आती थी। सो उसमें मेरा जितनी बार आ चुका है, मतलब जितनी बार टेस्ट होते थे मैं उतनी बार आई यूज्ड टू एंश्योर कि मैं और लाइक सारे क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करता था, बट जो मैं जब सॉल्व कर रहा होता था तब आई यूज्ड टू सर्कल दोस क्वेश्चन जो मेरे से एक बार में नहीं होते थे या 1 मिनट के अंदर नहीं होते थे तब। सो मैं सर्कल करता था और फिर उन पर ही ध्यान देता था। सो उस हिसाब से मेरे फिर सारे क्वेश्चन ठीक से हो गए। एंड ध्यान रखना कि तुम सवाल रट्टे ना मान लो, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ऐसा नहीं है कि मैंने तो सॉल्व कर लिया, सब कर लिया, क्योंकि तुमको फिर इवेंचुअली आंसर्स याद हो जाएंगे। दैट्स नॉट व्हाट यू नीड टू डू। सो गाइज दैट इज व्हाट द पावर ऑफ टेस्ट इज। अगर टेस्ट नहीं होंगे तो आप लोग ऐसे मॉड्यूल 3-4 बार सॉल्व नहीं करने वाले। टेस्ट ही हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे कि पहला टेस्ट आ रहा है सिलेबस का तो एक बार मॉड्यूल सॉल्व करूँ, दूसरा जब टेस्ट आएगा तो तीसरी बार मॉड्यूल सॉल्व करूँ। तो इसलिए कहता हूँ टेस्ट दोगे तो टेस्ट के फियर से भी निकलोगे, टेस्ट की प्रैक्टिस, OMR फीलिंग वो सब तो साथ में आएगा, और उसके साथ साथ जो स्टडी मटेरियल की आपकी प्रैक्टिस है, जो पोटेंशियल आप अपने आप से चाहते हो ना, वो टेस्ट के प्रेशर की वजह से ही आएगा। सो इसीलिए कह रहा हूँ जो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं प्लीज़ ज्वाइन ऑफलाइन कोचिंग। वहाँ पे टेस्ट सीरीज रेगुलर होंगे तो एक एग्जाम एनवायरमेंट होगा, आपको बहुत मोटिवेटिंग होगा। एंड इफ़ यू हैव सम फाइनेंशियल इशू इन विलेज के आप हो तो भी आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इतनी आती हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लो और अपने आप को डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी मिलाने का सबसे बेस्ट तरीका है टेस्ट सीरीज, और उसके थ्रू लिटरली रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहना। एंड लास्टली आई जस्ट वांट टू आस्क अबाउट द शॉर्ट नोट्स। फिजिक्स में बहुत टॉपर्स बहुत शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, तुम नोट्स ही पढ़ते थे, शॉर्ट नोट्स बनाए थे नीट के 1-2 महीने पहले? देखो, शॉर्ट नोट्स का काम ये है कि एग्ज़ाम या कोई भी अगर लाइक यू जस्ट नीड अ क्विक रिवीजन 5 मिनट्स के अंदर अंदर, दैट वाज द वर्क ऑफ शॉर्ट नोट्स। एंड मैंने शॉर्ट नोट्स बहुत ही अच्छे से बनाए थे। आई यूज्ड टू मेक श्योर शॉर्ट नोट्स 4-5 पेज से ज़्यादा ना हो, A4 साइज़ के पेपर आगे पीछे गिन के, ठीक है। सो इट्स लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो दिस शॉर्ट नोट्स दैट आई यूज्ड टू मेक पर्सनली। मैं उसमें फॉर्मूला शीट बनाता था, एंड जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स मुझे लगते थे, जो मुझे NCERT के एग्जाम्पल्स में कुछ स्टेटमेंट्स मिलते थे, दैट आई यूज टू नोट डाउन इन माई शॉर्ट नोट्स। एंड आई यूज डिफरेंट हाईलाइटर्स फॉर डिफरेंट थिंग्स लाइक इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट, उस हिसाब से। सो फॉर जस्ट फॉर द रेफरेंस मैं इसके नोट्स टेलीग्राम पे डाल दूंगा जो भी इसके पास थे, ताकि आपको आइडिया लग सके कि कैसे होता है। आपने मेरे शॉर्ट नोट्स तो देख ही लिए हैं, सो जस्ट डोंट ट्राई टू लर्न दोज ओनली शॉर्ट नोट्स का उन्हीं का प्रिंट आउट निकाल के आप भी वो करने लगो। जस्ट मैं रेफरेंस के लिए डालता हूँ कि आप देख के अगर आपको कुछ लग रहा है कि हाँ आप सही करो कि गलत करो, तो आपको एक क्लैरिफिकेशन चेक मिल जाएगा कि नहीं, जब ये भैया करके इतने मार्क्स ला सकते तो मेरा भी शॉर्ट नोट बनाने का तरीका ये सही है। आई विल अपलोड इट ऑन द टेलीग्राम। So lastly, any moral advice you want to give to all the NEET aspirants who are going to appear for next year 12th standard or 11th standard as well? यस भैया, जस्ट अ फ्यू एडिशन कि फॉर एग्जांपल रेनॉल्ड्स नंबर है, रो वी डी बाई नीटा फॉर्मूला सबको पता है, बट उसके अलग डेरिवेशन भी आता है जो आप लेवल 2 में मतलब जो हायर मॉड्यूल में देखोगे, दैट इज़ 4 रो क्यू बाई पाई नीटा डी। वो भी फॉर्मूला आप यूज़ कर मतलब एग्जाम्स में कभी कभी यूज़ होता है। सो आई यूज टू मेक श्योर कि शॉर्ट नोट्स में मेरे ऐसे फॉर्मूलाज भी आ जाते थे जो एक के ही डेरिवेशन थे बट डिफरेंट फॉर्म में, एंड सोली मेमोरी के बेसिस पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला डालो, आंसर डालो, फाइंड आउट द थिंग्स XYZ एंड देन गेट द आंसर। So morally, I would say कि work hard, play hard. That was my motto. So I used to work hard and also play hard. By saying play hard, what I mean is like कि तुम्हारा एक go no more than 3 days without exercise. I used to make sure कि मैं हर 1 घंटा दिन में I used to do physical activity or anything that refreshes me. Eat nutritious food. Don't get into any deficiency. That's what going to help you. NEET clear करो. First year में आओ, मज़े आए. MBBS is like a roller coaster ride. You're gonna enjoy that. सो सेम, सिर्फ पढ़ते मत रहो, पढ़ाई में इतना भी मत घुस जाओ कि खाना पीना घूमना फिरना सब एकदम बंद कर दो। मेंटल अगर ब्रेकडाउन नहीं चाहिए कुछ टाइम के लिए तो लॉन्ग, क्योंकि नीट की जर्नी सिर्फ 1-2 महीने की नहीं कि आप एकदम अंडरग्राउंड हो जाएगा। इट्स अ जर्नी ऑफ द 2 ईयर। तो 2 साल घसीटने के लिए अपने आप को, दिमाग को भी थोड़ा आराम देना पड़ता है। तो जस्ट गिव योरसेल्फ दैट मेंटल रिलैक्समेंट एज वेल। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एंड मिलते हैं। अगर बायोलॉजी केमिस्ट्री वीडियो चाहिए आपको, जस्ट डू कमेंट इन द बिलो। बाय बाय।